हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप हमारा वीडियो देख रहे हो और उम्मीद करते हैं आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम एक नए चैप्टर के साथ इस सेशन में आए हैं और जिसमें हम आपको क्लास 11 की स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपको पहला लेक्चर आपको जब देंगे। ठीक है, क्लास 11 का आपका पहला लेक्चर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम लेक्चर नंबर 1। अब क्या है कि ये चैप्टर्स काफी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारी चीजों में ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और आगे आपको इसमें टॉपिक्स, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए और मतलब आपको समझ में आना चाहिए। कुल मिला के एक लास्ट पोर्शन है इसका, आपका क्वांटम नंबर है, तो वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, वो करवाना है। स्टार्टिंग के कुछ अभी आपके 9th की ही है वो पोर्शन है। अच्छा, जिन बच्चों का छूट गया है या जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं या जिन्हें प्रॉब्लम हो रही है, तो उनके लिए एकदम बेसिक से, क्योंकि मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हमारे बच्चे होंगे जिनको बहुत दिक्कत हो रही होगी केमिस्ट्री में या नहीं आ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर पहला चैप्टर आपका छूट गया है तो डजंट वरी, कोई चिंता मत लो। सेकंड चैप्टर एकदम डिटेल से, एकदम आराम से, धीरे धीरे नोट्स बनाते जाओ और धीरे धीरे समझते जाओ और उसको रिवीजन करते जाओ। रिवीजन करोगे तो ही सब कुछ आपको याद होगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर है आपका दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एटम क्या है बेसिकली और स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर तो आप समझ रहे हो, ठीक है, ढांचा, स्ट्रक्चर तो आप समझ रहे हो। अब अगर हम एटम की बात करते हैं कि एटम बेसिकली क्या होता है, तो क्लास 9th में कम से कम इतना तो पढ़ा होगा ना, एक चैप्टर ही था आपका एटम एंड मॉलिक्यूल। अगर मैं बहुत बेसिक्स की बात करूं तो जैसे हमारी जो लिविंग बॉडी है, ठीक है, हमारे पास जो हमारी लिविंग बॉडी, तो हमारे पास जो लिविंग बॉडी है, इस लिविंग बॉडी का जो सबसे स्मॉलेस्ट जो कंपोनेंट है वो है आपका सेल। तो सेल जो है वो हमारी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग कंपोनेंट है। आप कह सकते हो कि हमारी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, जिसको हमने क्या नाम दिया है, सेल। ऐसे ही हमारे पास प्रेजेंट होता है मैटर। क्या प्रेजेंट होता है हमारे पास? प्रेजेंट होता है मैटर। 9th का पहला चैप्टर भी आपने पढ़ा होगा। ठीक, अच्छा, मैटर क्या होता है बहुत से बच्चों को पता भी होगा। व्हाट इज मैटर? तो मैटर आप डिफाइन करते हो एनीथिंग, एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ये आपने डिफाइन किया है कि मैटर जो होता है वो किसी के पास मास होता है, कोई भी मटेरियल जिसके पास मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ठीक, अब अगर मैं ये कहूं कि इस मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है, इसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट अगर मैं आपसे पूछूं इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है, इस मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है, तो हमने शुरू शुरू में तो पहले नाम दिया कि इस मैटर की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको हम बोलेंगे पार्टिकल। जो हम क्लास 9th में शुरू शुरू में जब हम डिफाइन करते हैं कि मैटर, आपको जैसे पता है मैटर आपके पास बेसिकली 3 होते हैं। अगर हम फिजिकल क्लासिफिकेशन में बात करें तो एक तो होता है आपका सॉलिड, दूसरा होता है आपका लिक्विड एंड थर्ड होता है आपका गैस। तो मैटर आपके पास बेसिकली 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर इनकी प्रॉपर्टीज को हम आप एक्सप्लेन करते हैं तो हम बोलते हैं कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होता है। ठीक, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा इस चीज को। तो मैटर की एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसने तो हमने बोल दिया पार्टिकल। लेकिन कुछ टाइम के बाद ये जो पार्टिकल था, ये हमने क्रॉस चेक किया, साइंटिस्ट ने और एक्सपेरिमेंट किया। तो और एक्सपेरिमेंट और करने के बाद हमें पता चला किसी भी मैटर की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको हम एटम बोलते हैं। विच मीन्स आपके पार्टिकल का ही नाम चेंज करके उन्होंने क्या कर दिया, एटम कर दिया। मतलब किसी भी मैटर की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिससे मैटर बनता है उसको हम बोलते हैं एटम। कोई दिक्कत इसमें? किसी भी मैटर की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको हम पार्टिकल बोलते हैं और इस पार्टिकल को आप एटम बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत? चलो, अब उसके बाद आता है कि अगर हम थोड़ा सा देखें एटम, थोड़ा बहुत तो आपको क्लियर ही होगा कि अगर मैं बात करता हूँ एटम की, तो एटम क्लास 9th में तो आपने देखा होगा कि एटम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है आपका इलेक्ट्रॉन, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। सेकंड है आपका प्रोटॉन, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और तीसरा है आपका न्यूट्रॉन, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर ही होगा कि एटम के अंदर 3 पार्ट होते हैं। अब एटम 3 चीजों से मिलकर बनता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो अभी आज पहला दिन है तो बहुत ज्यादा हैवी नहीं करेंगे, मतलब एक नॉर्मल बेसिक्स एकदम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। तो बेसिकली अब हमें क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना है, मतलब एटम का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ना है। एटम कैसा दिखता है, कैसा शेप है उसका, कैसा साइज है उसका, और क्या कौन कौन उसमें रह रहा है, कैसे कौन रह रहा है, कैसे उनका बिहेवियर क्या है, ये सब आपको पढ़ना है। लेकिन उससे पहले हमें एटम के बारे में पूरा पढ़ना पड़ेगा ना, कि एटम क्या अकेला है कि उसको बनाने वाला भी कोई होता है। तो बेसिकली एटम को जो बनाने वाले होते हैं वो यही तीन लोग होते हैं। ठीक है, जिनको हमने नाम दिया है फंडा फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट ऑफ एटम, फंडामेंटल यूनिट ऑफ एटम। तो इसमें सबसे पहला आपका आता है कौन, इलेक्ट्रॉन। फिर सेकंड पे आता है आपका प्रोटॉन, और फिर थर्ड पे आता है आपका न्यूट्रॉन। ठीक है, अब इसको फंडामेंटल पार्टिकल भी बोलते हैं। ठीक है, या आप फंडामेंटल अगर क्वेश्चंस में नहीं मिलेगा तो ये दूसरे नाम से मिलेगा, दैट इज इसको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। तो या तो ये फंडामेंटल के नाम से मिलेगा या तो सब एटॉमिक पार्टिकल के नाम से मिलेगा। इससे पहले अगर हम थोड़ा सा इंट्रो देखते हैं एटम के बारे में, थोड़ा सा अगर हम इंट्रो एक क्रॉस चेक करें, तो ये जो एटम था बेसिकली इसको जब डिवाइड किया गया तो बेसिकली ये आया एटम। और एटम का बेसिकली मतलब होता है अनडिविजिबल। इसका मतलब था अनडिविजिबल, मतलब ये और डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, एक हद तक ये सही भी था। तो वो क्या हुआ कि हमारे पास एक इंडियन साइंटिस्ट थे। ठीक है, हमारे पास एक इंडियन साइंटिस्ट थे और उस इंडियन साइंटिस्ट का नाम था महर्षि कणाद। ठीक है, महर्षि कणाद। तो महर्षि कणाद ने ये कहा कि किसी भी पदार्थ की, ठीक है, उन्होंने हिंदी में क्योंकि कहा, किसी भी पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, परमाणु कहते हैं। तो हिंदी में एटम को हिंदी में परमाणु कहते हैं, और जो आपका मॉलिक्यूल होता है उसको हिंदी में हम अणु कहते हैं। ठीक है, तो महर्षि कणाद ने ये कहा कि किसी भी पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई होती है, किसी भी पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम परमाणु कहते हैं, ये कहा। बट क्योंकि ये कोई इंडियन साइंटिस्ट थे और उस समय रिसोर्सेज बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं था, तो उस समय बहुत ज्यादा ये फेमस नहीं हो पाए और बहुत ज्यादा इनकी बातें पब्लिश भी नहीं हो पाई, तो ये बातें कहीं ना कहीं दब गई। फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद एक दूसरा साइंटिस्ट है जिनका नाम था डेमोक्रेटस। ठीक है, एक दूसरा साइंटिस्ट है डेमोक्रेटस। डेमोक्रेटस जब आए तो डेमोक्रेटस ने भी यही सेम बात बोली कि किसी भी मैटर की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं एटम। उन्होंने ये कहा। ठीक, अब एक सवाल ये था कि जब भी आपसे कोई भी चीज अगर बार बार एक ही चीज कह रहा हो तो मेक श्योर है कि आप ये जरूर बोलोगे कि वो चीजें सही है या गलत। क्योंकि डेमोक्रेट्स और महर्षि कणाद की जो बातें थी वो इशारा इन्हीं के ऊपर कर रही थी, इशारा वो एटम के ऊपर ही जा रहा था कि बेसिकली एटम किसी मैटर की या किसी भी पार्टिकल की या किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है वो हमारा एटम ही होता है। तो अब एक ही बात अगर कई लोग कह रहे हैं तो इसको सोचना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो उसके लिए फिर एक जो नए साइंटिस्ट थे जिनके दिमाग में एक खुराफात दौड़ा, जिनका नाम था जॉन डाल्टन। बहुत फेमस हुए ये। ठीक है, अगर कहा जाए तो एटॉमिक फील्ड में सबसे पहले ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक फील्ड में नाम करना स्टार्ट किया, जिन्होंने एटम के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। सबसे पहले ये वो साइंटिस्ट बने जिन्होंने एटम के ऊपर, एटॉमिक फील्ड के ऊपर एक्सपेरिमेंट को शुरू किया। जैसे फिजिक्स में आप समझ सकते हो न्यूटन थे, वैसे ही ये उस टाइम पे आपका जॉन डाल्टन थे। तो जॉन डाल्टन ने सबसे पहले एटॉमिक फील्ड के ऊपर, एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर एक्सपेरिमेंट शुरू किया, अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया। और इन्हें क्या है, इन्हें ये पता करना था कि जो दोनों लोगों बात कह रहे हैं ना कि एटॉमिक जो किसी भी मैटर का या किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है वो आपका एटम होता है, उसको इस चीज को उन्होंने प्रूव करना चाहा, उन्होंने देखना चाहा। और उसके बाद इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद इन्हें बहुत कुछ रिजल्ट्स मिला और उस रिजल्ट्स को इन्होंने प्रपोज किया। और प्रपोज करने के बाद क्योंकि इन्होंने उस चीज को
करने वो एक ही चीज गए थे, लेकिन उन्होंने एक से ज्यादा चीजें वहां पे अवेलेबल हो गई, तो इसीलिए इन्होंने फिर बेसिकली पूरी की पूरी एक थ्योरी ही प्रपोज कर दी, दैट इज कॉल्ड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो इन्होंने पूरी की पूरी एक थ्योरी ही प्रपोज कर दी जिसको नाम दिया गया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब इस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में इन्होंने कुछ पॉइंट्स बोले, ठीक है, कुछ पॉइंट्स बोले। जैसे पहला इन्होंने बोला कि आपका जो भी एलिमेंट होता है, जो भी एलिमेंट है वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना है, एक यूनिट पार्टिकल से बना है, दैट इज कॉल्ड एटम। उन्होंने ये पहली बात तो ये बोली। फिर उन्होंने सेकंड बात क्या बोली, उन्होंने सेकंड बात ये बोली कि जो एटम होता है, ये जो एटम होता है, जब ये एटम किसी के साथ रिएक्ट और कंबाइन करता है, जो किसी के साथ रिएक्ट और कंबाइन करता है, तो ये फॉर्मेशन करता है मॉलिक्यूल का। इन्होंने ये बोला। फिर उन्होंने ये बोला कि अगर आपके पास सेम एलिमेंट है, ठीक है, अगर आपके पास सेम एलिमेंट है, तो सेम एलिमेंट के जो एटम होंगे, उन एटम के साइज, कॉमा शेप, कॉमा फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, वो सब के सब आपकी सेम होगी। इन्होंने ये कहा, ठीक। अब समझाते हैं इसको। फिर उन्होंने कहा कि अगर आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे एटम के, तो उनका साइज, शेप, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, वो सब के सब क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। अब इन दोनों बात को पहले समझो, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर कि मान लीजिए अगर मैं आपकी बॉडी से, मैं आपकी बॉडी के से 3 जगह से सेल निकालूं, एक सर से निकाला, एक हाथ से निकाला, एक पैर से निकाला, और उस सेल को मैंने लेबोरेटरी में चेकअप के लिए भेज दिया, ठीक है। अब डीएनए जब वहां से निकलेगा तो जो रिपोर्ट में आएगा वो ये आएगा कि तीनों का डीएनए जो है वो सेम है, तीनों सेल का डीएनए सेम है। अब मैं पूछूं क्यों तीनों सेल का डीएनए सेम हो गया, क्यों, क्या ऐसा हुआ? वो इसलिए क्योंकि वो तीनों डीएनए सेम बॉडी के ही थे। तो सेम बॉडी के सारे सेल्स का जो अरेंजमेंट होगा, फिजिकल, केमिकल, शेप, साइज, तो सब एक ही जैसा ही होगा। सेम ऐसे ही अगर आपके पास एलिमेंट एक ही है, एलिमेंट एक ही है इन द सेंस, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास आयरन का एलिमेंट है। अब आयरन के एलिमेंट्स को कौन बनाया होगा? आयरन के एटम्स बनाए होंगे, ठीक। अब मान लो मैंने एक एटम ये ले लिया और एक एटम ये ले लिया। अब मैंने इस वाले एटम को ए, इसका नाम ए दे दिया, और मैंने इस वाले एटम को, इसको मैंने बी नाम दे दिया। अब मैंने ए और बी की स्टडी की, तो ए और बी की स्टडी की शेप, साइज, फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टी सेम आ रही थी। क्यों सेम आ रही थी? क्योंकि ये दोनों एटम किसके थे? आयरन के थे। तो सेम एलिमेंट के ही दोनों एटम थे, इसीलिए तो सेम एलिमेंट के जो एटम होते हैं उनका साइज, शेप, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? सेम होता है। दूसरा, एक सेल आपकी बॉडी से निकाले, एक सेल हम अपनी बॉडी से निकाले, इसको लेबोरेटरी में चेकअप के लिए भेज दिए। भेजने के बाद रिजल्ट क्या आएगा? दोनों का डीएनए अलग अलग, रिपोर्ट अलग अलग आएगी। तो क्यों अलग अलग क्यों आ गई? वो इसलिए आ गई क्योंकि आपकी बॉडी का डीएनए और मेरी बॉडी का डीएनए अलग होगा, मतलब बॉडी डिफरेंट हो गई, तो उनका शेप, साइज, डीएनए सब अलग हो गया। तो अगर आपके पास डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट है तो उनका शेप, साइज और ये सब आपका क्या होगा? डिफरेंट होगा, ठीक। तो सेम एलिमेंट के एटम का फिजिकल, केमिकल, शेप, साइज सेम होता है, और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम का शेप, साइज डिफरेंट होता है। समझ आ गया? ये डाल्टन्स की थ्योरी में पॉइंट में था ये आपका, ठीक है। चलो 4 हो गया। उसके बाद एटम रिएक्ट करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था इनका कि जो आपका एटम होता है, एटम आर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब हो गया कि जितना भी इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज था इज इक्वल टू उतना ही इसके अंदर नेगेटिव चार्ज था, क्योंकि न्यूट्रल का मतलब, हाँ, तो जैसे मैंने कहा कि जो न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास +5 अवेलेबल है तो +5 को न्यूट्रल कौन कर सकता है? -5 करेगा, क्योंकि +5 -5 एक दूसरे को कैंसिल करके आपको आंसर कितना दे देंगे? 0 दे देंगे। सेम ऐसे ही इन्होंने कहा कि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, विच मीन्स इसके अंदर पॉजिटिव और इसके अंदर नेगेटिव दोनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। तो वो एक पॉइंट उन्होंने ये कहा। और एक उन्होंने सबसे लास्ट पॉइंट किया जो थोड़ा सा वायलेशन का काम बन गया। इन्होंने एक चीज ये बोल दिया
कि एटम आर इंडिविजिबल। उन्होंने बोल दिया एटम आर इंडिविजुअल, मतलब एटम को और हम पार्ट में तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो देखो उस टाइम के हिसाब से वो एकदम सही था। ठीक है, अब आप ये अगर बोलोगे कि पूरी थ्योरी गलत थी तो ये गलत है। थ्योरी नहीं गलत थी, थ्योरी एकदम सही थी। बस थ्योरी का जो एक पॉइंट था कि एटम आर इनडिविजिबल, ये वाला जो पॉइंट था वो इनकी इस थ्योरी से क्या कर गया, वायलेट कर गया। ठीक है, क्या कर गया, वायलेट कर गया, जिसकी वजह से इनका ये पॉइंट थोड़ा सक्सेस नहीं हुआ। और देखो अगर कहा जाए तो जिस टाइम पे डाल्टन ने ये काम किया था और जिस समय डाल्टन ने इस चीज को पता किया था उस समय बहुत स्टार्टिंग की बात थी। ये स्टार्टिंग के बाद तो इतनी सारी चीजें अवेलेबल नहीं थी, तो उस समय यही लगता था लोगों को कि हाँ ठीक है। आप प्रैक्टिकली सोचो, अगर अकबर के जमाने में किसी ने कहा होता कि आप 2000 किलोमीटर दूर बैठ के आप किसी को देख सकते हो या उसकी आवाज सुन सकते हो, तो शायद लोगों ने उसे उस समय पागल ही कहते। बट आज वो प्रैक्टिकली पॉसिबल हुआ है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उस टाइम पे बहुत एक लगती थी कि हाँ हमें ऐसा पॉसिबल ही नहीं। आज गाड़ी देखो, आज आप बिना ड्राइवर के भी गाड़ी चला सकते हो। तो आज अगर उस टाइम पे किसी ने कहा होता तो शायद ये लोगों को थोड़ा सा अटपटा लगता। बट आज अभी ये करंटली पॉसिबल हो गया है। सेम ऐसे ही डाल्टन ने जब थ्योरी दी थी तो उस समय वो पॉसिबल नहीं था, तो उस टाइम के हिसाब से उन्होंने एकदम सही बोला था। बट इन फ्यूचर वो चीजें और थोड़ी सी स्ट्रेट हो गई, डिस्कवर हो गई। ठीक है, तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि पूरी थ्योरी नहीं गलत थी, थ्योरी का सिर्फ आपका एक पॉइंट वायलेट कर गया था। ठीक है, तो ये था आपका डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? चल, तो उसके बाद आता है हमारा कि हमको पता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे प्रेजेंट होता है। तो सवाल आया कि हमें पता कैसे चलना शुरू हुआ। तो क्योंकि जो सबसे पहले हमारे जो साइंटिस्ट थे, सबसे सबसे फेमस साइंटिस्ट है हमारे, ठीक है, जिनका नाम है माइकल फराडे। ठीक है, माइकल फराडे। माइकल फराडे जो होते हैं, है जो ये इलेक्ट्रिसिटी के डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए हैं। ठीक है, फिजिक्स के डिपार्टमेंट में अगर हम बात करते हैं, फिजिक्स में अगर हम एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए हैं। मतलब आधे से ज्यादा जो एक रोल प्ले आया है वो माइकल फराडे का है। तो माइकल फराडे क्या है, अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ठीक है, अब वो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अब एक्सपेरिमेंट करते समय क्या है, इनके एक मित्र थे जिनका नाम था जे जे थॉमसन। तो ये इन्हीं के दोस्त थे। अब क्योंकि ये अपना घर पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जे जे थॉमसन भी अपना एक्सपेरिमेंट वो अपना परफॉर्म कर रहे थे। बट क्या हुआ कि ऐसा कहानी बताई जाती है कि ये इनके घर पे गए और इन्होंने माइकल फराडे को एक्सपेरिमेंट करते हुए देखा। तो बेसिकली माइकल फराडे अपना कुछ फिजिक्स के रिलेटेड एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। थॉमसन ने जब उस चीज को देखा तो उन्होंने लगा कि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो बेसिकली हमें काम लग सकती है, हमें आगे रोल प्ले कर सकता है। तो फिर थॉमसन ने ये बात को सोचा और उन्होंने कहा कि हाँ हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और हमें कुछ अपना नया मिल जाएगा। तो क्योंकि केमिस्ट्री थे, भाई जे जे थॉमसन आपका केमिस्ट थे, केमिस्ट्री के साइंटिस्ट थे, ये फिजिसिस्ट थे, तो ये अपना फिजिक्स वाला देख रहे थे, इन्होंने उसमें कुछ केमिस्ट्री वाला देख लिया और उन्होंने आके सेम सेटअप, थोड़ा बहुत उन्होंने सेटअप्स में चेंज किया और बाकी उन्होंने आया फिर से अरेंजमेंट किया। अरेंजमेंट करने के बाद उन्होंने पहला हमारा जो सब एटॉमिक पार्टिकल था उसको डिस्कवर किया। तो वो डिस्कवर हम आपको बताएंगे थोड़ी देर के बाद। इससे पहले ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पहले आप डाटा के रूप में पहले ही याद करके रखो कि अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो जे जे थॉमसन है, क्या क्या कौन कौन किया था, पहले उसका आप एक चार्ट बना लो कि जे जे थॉमसन। अब जे जे थॉमसन ने जो डिस्कवरी की थी, बेसिकली जे जे थॉमसन ने जो डिस्कवरी हमारी की थी वो की थी कैथोड रेज की। ठीक, जे जे थॉमसन ने कैथोड रेज की डिस्कवरी की थी, जो कि आगे चल के इस कैथोड रेज का ही नाम आगे चल के इलेक्ट्रॉन पड़ गया। और इस नेक काम को, इस इलेक्ट्रॉन, इसको नाम दिया था स्टोनी ने। ठीक है, इस कैथोड रे का नाम स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन रख दिया। ठीक है, ये तो हो गया आपका फर्स्ट फैक्टर। ठीक, अब आता है उसके बाद आपका सेकेंड। अच्छा, बाकी इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, इसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। उसके बाद सेकेंड आता है आपका अर्नेस्ट गोल्डस्टीन। गोल्ड स्टीन। तो गोल्डस्टीन ने जो डिस्कवरी की वो बेसिकली इन्होंने की प्रोटॉन की एनोड रेज। ठीक है, एनोड रेज की डिस्कवरी की। अब ये एनोड रेज बेसिकली आपका आगे चल के इसी एनोड रेज का नाम हमने प्रोटॉन नाम दिया और बेसिकली ये प्रोटॉन आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है,
थर्ड जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स था वो आपका था जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था। जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था, और ये जो चैडविक ने डिस्कवर किया थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल, ये था आपका न्यूट्रॉन। ठीक है, और इस न्यूट्रॉन को बेसिकली हम न्यूट्रल पार्टिकल बोले, क्योंकि ये इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं था, तो ये न्यूट्रल पार्टिकल था। ठीक, तो ये तीन चीजें हैं, आप इसको याद रखिए एक चार्ट के रूप में, पहले आप इसको याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम से पूछे जाते हैं। जे थॉमसन ने कैथोड रेज डिस्कवर किया, जिसका नाम इलेक्ट्रॉन स्टोनी ने बाद में रखा। अर्नेस्ट गोल्डस्टीन ने एनोड रेज की डिस्कवरी की, जो कि आगे चल के प्रोटॉन बना, पॉजिटिव चार्ज है। और उसके बाद आपका चैडविक आया, चैडविक आया और उन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। इलेक्ट्रॉन का सिंबल बेसिकली ई लिखते हैं, ऊपर माइनस। प्रोटॉन का सिंबल बेसिकली पी लिखते हैं, प्लस, या आप इसको H प्लस भी लिख सकते हो, वो भी हम समझाएंगे बाद में कि प्रोटॉन को P प्लस भी लिखते हैं और H प्लस भी लिखते हैं। और न्यूट्रॉन का सिंबल एज इट इज हम N लिखते हैं और ऊपर हम 0 लिखते हैं, मतलब कि उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं प्रेजेंट। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये एक आपको याद हो गया होगा। ठीक है, क्या है ये सब, तो ये क्लियर रखिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया। अब एक फिर बाद में सवाल आएगा ना कि हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिस्कवर कैसे किया और क्या किया था, तो वो अभी आप नेक्स्ट में देखोगे भी। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया ना, इतना नोट कर लो। उसके बाद हम नेक्स्ट अपना देखते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज की डिस्कवरी हुई कैसे। ठीक है, चलो, तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ तक हमारा कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बता दिया था कि माइकल फैराडे बेसिकली आपके एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने अपना काम किया था। बेसिकली आपको ये रटवा दिया कि जे थॉमसन ने कैथोड रेज की डिस्कवरी की थी। ठीक है, बाद में उस कैथोड रेज का नाम इलेक्ट्रॉन स्टोनी ने रख दिया। अर्नेस्ट गोल्डस्टीन ने एनोड रेज के प्रोटॉन की डिस्कवरी की। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की। तो अब हमें चेक करना है डिस्कवरी। ठीक है, हमें करनी है डिस्कवरी किसकी, हमें सबसे पहले डिस्कवरी करनी है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे हम शुरू करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। उससे पहले जो है मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा। ठीक है, शायद आपको ये दिख रहा होगा इस पे। ठीक है, आपको आई थिंक दिख रहा होगा, इसको और थोड़ा सा जूम करते हैं। ठीक है, अब शायद आपको क्लियरली थोड़ा सा विजुअल हो रहा होगा। इसमें आपका लिखा है सबसे पहले कैथोड रेज दैट इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ, तो ये आपको ठीक है क्लियरली विजिबल है। चल, तो इसमें आपको लिखा है बेसिकली कि cathode rays discovery of electron। ठीक है, the nature and existence of electron was established by experiment or conduction of electricity through gases। ये जो इलेक्ट्रॉन के नेचर का, उसके एग्जिस्टेंस का जो पता चला था, वो एक्सपेरिमेंट करने से पता चला था। और बेसिकली वो गैसेस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे कि गैसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती थी। ठीक है, 1859 में, ये नाम याद रखिएगा, जूलियस प्लकर, नाम याद रखिएगा। 1859 में जूलियस प्लकर started the study of conduction of electricity through gases एट लो प्रेशर। ठीक है, हो सकता है नोट्स में आपका अवेलेबल ना हो, तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जूलियस प्लकर ने 1859 में गैसेस के ऊपर सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था, और वो बहुत ही लो प्रेशर पे, और वो किया था डिस्चार्जिंग ट्यूब के अंदर। ठीक, कॉमन डिस्चार्जिंग ट्यूब, बेसिकली कॉमन डिस्चार्ज ट्यूब कंसिस्ट हार्ड ग्लास सिलिंड्रिकल ट्यूब होता है, जिसका लेंथ अप्रोक्सीमेटली 50 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, विद टू मेटल इलेक्ट्रोड्स, दो मेटल इलेक्ट्रोड्स होते हैं सील्ड ऑन बोथ एंड्स। ठीक है, it is connected to a side through which it can be evacuated to any desired place with the help of vacuum pump। एक वैक्यूम पंप लगा होता है जिससे अंदर की सारी गैसेस को हम बाहर रिमूव कर सकते हैं। एयर वॉज ऑलमोस्टली कंप्लीटली रिमूव। ठीक है, इसमें देखो लिखा है कंप्लीटली रिमूव, तो ये बेसिकली वैक्यूम पंप का ही मेंशन होता है। वैक्यूम पंप का ही काम होता है कि वो उसके अंदर की सारी एयर जो होती है वो कंप्लीटली रिमूव कर देती है। ठीक है, फ्रॉम द डिस्चार्जिंग ट्यूब प्रेशर अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर -4 atm। तो जो प्रेशर, जो बेसिकली प्रेशर रखा गया है वो लगभग 10 टू दी -4 atm का प्रेशर रखा गया है।
व्हेन ए हाई वोल्टेज, तो एक चीज में रखो, व्हेन ए हाई वोल्टेज ऑफ ऑर्डर अप्रोक्सीमेटली 10,000 वोल्ट और मोर, उससे भी ज्यादा, impressed across the electrode, some sort of invisible rays from move from the negative electrode टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। जब क्या करते हैं कि जब हम किसी भी हाई वोल्टेज, किसी भी डिस्चार्जिंग ट्यूब के अंदर जो मेटल के रॉड होते हैं, जब उस पे हम हाई वोल्टेज को देते हैं तो बेसिकली वहां से एक रेज, इनविजिबल रेज निकल के आती है जो कि नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की जाती है। ठीक है, सिंस द नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज रेफर्ड टू एज कैथोड, वो जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता था उसको बेसिकली कैथोड नाम दिया गया था। ठीक है, तो एक मिनट इसको हम थोड़ा सा और हम जूम कर देते हैं। ये, हाँ, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एंड दीज रेज आर कॉल्ड कैथोड रेज। ठीक है, उन रेज को हम बेसिकली क्या कहते हैं, उन रेज को हम बोलते हैं कैथोड रेज। ठीक है, क्लियर हो रहा है? देख लेते एक बार। ठीक है, कैथोड रेज बोलते हैं। ठीक है, बाकी कैथोड रेज आर प्रोड्यूस्ड बाय फील्ड इमिशन। ठीक है, a strong electric field pulls the electron move further. Further investigation won by W. Crookes, J. Perrin and J. J. Thomson and the cathode rays possess the following properties. तो ये बेसिकली डिस्कवरी उन्होंने की थी। ठीक है, जिसका नीचे उन्होंने ये देखो दिया है, कैथोड रे दिया है इन्होंने। ठीक है, तो ये सब अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, बस मैंने एक आप सब कर दी। हाँ, बस इसमें आपको एक चीज ये ध्यान रखनी थी कि जो डिस्कवरी हो रही थी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होने में सबसे इंपॉर्टेंट जो था कि उसमें जो प्रेशर था वो काफी आपका लो था। तो प्रेशर तो आपका काफी लो था, लेकिन जिसमें टेम्परेचर था वो काफी हाई वोल्टेज था, मतलब सॉरी, वोल्टेज जो था वो काफी हाई वोल्टेज था। वोल्टेज आपका हाई था और अप्रोक्सीमेटली वोल्टेज जो था वो आपका 10,000 वोल्ट था। और जो प्रेशर आपने दिया था वो लगभग 10⁻⁻⁴ एटीएम दिया था। ठीक है, नोट्स में इंक्लूड कर लो आप अगर ना हो आपके पास। ठीक है, तो ये बेसिकली था। अब हम चलते हैं अपनी डिस्कवरी की तरफ। ठीक है, मैंने आपको आइडिया दे दिया। अब हम चलते हैं डिस्कवरी की तरफ। तो कोई बढ़िया सा शेप, रेक्टेंगल जैसा तो कुछ शेप दिख नहीं रहा है। एक बार चलो ट्राई करते हैं, कुछ फंक्शन है तो इसका यूज भी करते हैं, देखते हैं कुछ बनाता है या नहीं। ओहो, कुछ तो नहीं बना, सर्कल ही बना। इससे अच्छा हम इसी को मिटा देते हैं और हम सुंदर से बनाते हैं। ठीक है, चलो देखो, इसको इग्नोर करना थोड़ा सा। और ठीक है, ये आपकी डिस्चार्जिंग ट्यूब हो गई। ठीक है, डिस्चार्जिंग ट्यूब, ये डिस्चार्जिंग ट्यूब हो गई। और इस डिस्चार्जिंग ट्यूब के अंदर यहां पर वैक्यूम लगा दिया गया। ठीक है, ये वैक्यूम लगा दिया गया, दैट इज वैक्यूम पंप। ठीक, उसके बाद इसके अंदर दो मेटल्स की रॉड लगा दी गई। मेटल्स की रॉड लगा दी गई और इन मेटल्स को वायर से कनेक्ट कर दिया गया हाई वोल्टेज, क्योंकि हमको बैटरी चाहिए ना, वोल्टेज चाहिए, तो हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक, ठीक है, तो ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल और ये हो गया आपका पॉजिटिव टर्मिनल। और इस बैटरी की जो पोटेंशियल थी वो अप्रोक्सीमेटली 10,000 वोल्ट थी। ठीक है, अब क्योंकि अब देखो ये बैटरी का नेगेटिव पोर्शन है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो पूरी प्लेट थी ये कैसी चार्ज हो गई, ये वाली प्लेट पूरी नेगेटिव चार्ज हो गई। और बैटरी का ये पॉजिटिव था तो ये वाला प्लेट पूरा कैसा चार्ज हो गया, पूरा पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, तो हमने फिर इस पे इसका नामकरण भी किया और पेन चेंज कर देते हैं। ये जो पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है, इस पॉजिटिव प्लेट को हमने बोला कि ये काम करेगी एनोड का।
और ये जो नेगेटिव प्लेट थी, इस नेगेटिव प्लेट को हमने नाम दिया कैथोड। ठीक है, समझ आ गया? नेगेटिव प्लेट आपकी कैथोड है, पॉजिटिव प्लेट आपकी एनोड है, बाकी आपका डिस्चार्जिंग ट्यूब है। 30,000 वोल्ट की बैटरी है आपकी, वैक्यूम पंप लगा दिया। इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो डिस्चार्जिंग ट्यूब है ना, इस डिस्चार्जिंग ट्यूब को क्रूक्स ने बनाया था। मैं ये पूछ लेता है, ठीक है, इसको क्रूक्स ने बनाया था, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, चलो, तो ये तक हमारा सेटअप हो गया। अब इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट काम जो किया गया था वो ये किया गया था कि एनोड के पीछे हमने कोटिंग की केमिकल की। एनोड के पीछे हमने कोटिंग की और सेम काम हमने कैथोड के पीछे भी किया। कैथोड के पीछे भी, एनोड के पीछे भी और कैथोड के पीछे भी। ठीक है, तो ये जो कोटिंग हमने की थी वो बेसिकली हमने की थी जिंक सल्फाइड की। ठीक है, जिंक सल्फाइड एक ऐसा केमिकल होता है जिसपे अगर हम मिनिमम इंटेंसिटी की लाइट भी अगर हम फॉलो ऑन कराते हैं तो बहुत तेज सडनली से ग्रो करता है, मतलब बहुत सडनली से डेवलप इंटेंसिटी, क्योंकि बहुत चमकेगा बहुत तेज से। तो एक आइडिया हमें मिल जाता है कि बेसिकली कोई ना कोई लाइट आई। ठीक है, दूसरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो सारा एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं, ये सारा एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करेंगे डार्क। ये ध्यान रखिएगा कि हम सारा जो एक्सपेरिमेंट है वो डार्क में परफॉर्म करेंगे, अंधेरे में परफॉर्म करेंगे, क्योंकि लाइट का मामला है ना, तो लाइट के लिए हमें दिखना भी तो चाहिए वो चीज है, इसलिए हम इस चीज को हम डार्क में परफॉर्म करेंगे। अब देखो ऑब्जर्वेशंस क्या हुई। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस में क्या हुआ, तो ऑब्जर्वेशंस अगर देखा जाए, ऑब्जर्वेशंस, चलो, तो ऑब्जर्वेशंस में सबसे पहले हमने ये देखा कि क्योंकि जब हमने व्हेन स्विच व्हेन स्विच इज ऑन, जैसे हमने यहाँ देखा कि जैसे हमने यहाँ इस बैटरी का स्विच ऑन किया, तो स्विच ऑन करते ही हमने देखा कि एक तो बीच में एक इनविजिबल लाइट, थोड़ा सा लाइट चमक उत्पन्न हुआ, बीच में लाइट आया, और ये जो जिंक सल्फाइड थी ये ग्लो करने लगी। तो हमने ये नोटिस किया कि जो हमारा ZnS था उस पर जब लाइट पड़ी तो ZnS क्या कर गया, ग्लो कर गया, और बीच में जहां पर इस ट्यूब के अंदर भी चमक उत्पन्न हो गई। हमने इसको कर दिया ऑफ। ठीक, हमने इसको कर दिया, स्विच को कर दिया ऑफ। तो हमने स्विच को जैसे ही ऑफ किया वैसे ही तुरंत हमारा ये चमक भी गायब हो गई। तो अब ये समझ नहीं आया, फिर हमने ऑन किया, फिर ऑफ किया, फिर ऑन किया, तो हमें देखा कि ये जो चमक उत्पन्न हो रही है, ठीक है, थर्ड स्टेप में, ये जब ये पहला और दूसरा हमने बार बार स्टेप परफॉर्म किया, और सब करने के बाद एक चीज हमने देखा कि जो चमक उत्पन्न हो रही है वो बेसिकली एनोड के पीछे हो रही है। एनोड के पीछे ग्लो हो रहा है। तो बेसिकली एनोड के पीछे ग्लो हो रहा था। तो एक एक कॉमन ह्यूमन नेचर है। आप ही बताओ, अगर मैं करता हूं और सामने अगर आपको उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा बेसिकली, तो आप सोचो, आप ये नजर लगाओगे ना कि लाइट का डायरेक्शन, उसका सोर्स कहां से आया होगा। अगर मैं ऐसे करूं, सामने अगर पड़ रही है, तो ये अंदाजा हो जाता है ना कि मतलब लाइट अगर इधर से है तो मतलब इसका कहीं ना सोर्स ऐसे होगा। तो एक कॉमन सी बात है, अगर एनोड के पीछे अगर लाइट उत्पन्न हो रही है, एनोड के पीछे चमक आ रही है, तो बेसिकली हम ये क्या सोचेंगे कि लाइट रेज कहां से आ रही होगी, रेज एक्चुअल कहां से आ रही होगी, कैथोड से। तो ये जो रेज, इनविजिबल रेज जो आ रही थी, ये जो इनविजिबल रेज आ रही थी, कौन सी, इनविजिबल रेज। तो ये जो इनविजिबल रेज हमारी आ रही थी, कहां से कहां आ रही थी, वो इनविजिबल रेज हमारी आ रही थी कैथोड, कैथोड टू एनोड। तो वो जो इनविजिबल रेज कैथोड से एनोड की तरफ आ रही थी, ठीक है, कैथोड से एनोड की तरफ आ रही थी, इसी रेज का ही नाम रख दिया गया कैथोड रेज। ठीक है, ये जो यहां से रेज आ रही थी कैथोड से, इन्हीं रेज का नाम रख दिया गया कैथोड रेज, जो कि कैथोड प्लेट से एनोड प्लेट की तरफ, यानी नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट्स की तरफ मूव करते हुए
जा रही थी। ठीक है, अब ये जो कैथोड रेज थी, ये कैथोड रेज थी, इन कैथोड रेज को बेसिकली इनका प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व किया गया कि एक्चुअली इनके क्या क्या अंदर प्रेजेंट होती है, कैसे कैसे क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, बाकी डिस्कवरी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो क्या किया बेसिकली, डिस्चार्जिंग ट्यूब लिया, उसके अंदर दो मेटल के प्लेट्स डाले, रॉड्स डाले, उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बैटरी हाई वोल्टेज थी और वैक्यूम पंप के लगाने की वजह से जो अंदर का प्रेशर था वो लगभग 10⁻⁻⁴ एटीएम का प्रेशर अंदर क्रिएट हो गया। स्विच को ऑन किया, स्विच को ऑन करते ही हमने देखा कि जिंक के सॉरी एनोड और कैथोड के पीछे, क्योंकि हमने जिंक सल्फाइड की कोटिंग की थी, तो क्योंकि जैसे ही हमने स्विच ऑन किया वैसे ही एनोड के पीछे चमक उत्पन्न हुई। चमक उत्पन्न होने का इन द सेंस होता है कि शायद कहीं ना कहीं चमक उत्पन्न होने का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं लाइट सीधे से आई होगी, तो सीधे तो बेसिकली कैथोड, इसका मतलब कैथोड से लाइट आई होगी, तो कैथोड से क्योंकि वो रे आई होगी, दैट्स वाई इसी का नाम हमने कैथोड रे कर दिया। और बाद में स्टोनी ने इसी कैथोड रे को क्या बोल दिया था, इलेक्ट्रॉन बोल दिया था। अब सोचो बेसिकली ये सब हुआ क्या होगा, एक्चुअल हुआ क्या होगा। तुम ये सोचो, इतने वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, क्या हो गया, ये हो गया अचानक से, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो इतने वोल्ट की आपकी बेसिकली बैटरी है, तो इतनी वोल्ट की बैटरी अगर आप लगाते हो तो बेसिकली आप इतना तो अंदाजा लगा सकते हो कि उस पर्टिकुलर की एनर्जी भी आपकी क्या होगी, एनर्जी भी आपकी ज्यादा होगी भाई। वोल्ट अगर वोल्टेज ज्यादा है तो एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो यहां से ये जो एनर्जी इसको यहाँ से बेसिकली सप्लाई की जा रही थी, यहाँ पे इस प्लेट की एनर्जी, कैथोड प्लेट की एनर्जी इतनी ज्यादा सडन बहुत ज्यादा बढ़ गई कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि कैथोड आपका एक मेटल रॉड है, मेटल रॉड है, मेटल तो आपका बेसिकली मैटर ही तो है। हमें नहीं पता है ना, मतलब आप उस टाइम पे लोगों को नहीं पता था कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, बट एक्चुअल डिस्कवरी नहीं हुई है, लेकिन तब भी मैटर के एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहा ही होगा। तो इतनी हाई एनर्जी पास हो गई कि, क्योंकि लूजली बाउंडेड आपको पता है इलेक्ट्रॉन होता है, इतनी हाई एनर्जी पास हो गई कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होगा वो तुरंत बाहर निकल गया और वही ट्रेवल करने लगा। ठीक है, तो क्योंकि उस टाइम पे क्योंकि नाम नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन देना है, तो उन्होंने, क्योंकि कैथोड से वो रे निकली थी, इसीलिए उन्होंने उसका नाम कैथोड रे रख दिया था। ठीक है, अब चलो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को हम पढ़ते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, तो हेडिंग डाल दो, क्या डालोगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। ठीक, तो सबसे पहले सबसे पहले हमने लिया कि ये जो कैथोड रेज थी, दीज रेज ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये जो कैथोड रेज थी ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती थी। और इस चीज को उन्होंने प्रूफ कैसे किया, कैसे प्रूफ किया इन्होंने, इस चीज को आप देखो ध्यान से। उन्होंने सिंपली क्या कर दिया, क्योंकि ये जो कैथोड, ये जो डिस्चार्जिंग ट्यूब है जिसको क्रूक्स ने बनाया था, ये कोई नॉर्मल डिस्चार्जिंग ट्यूब नहीं था, उसमें ऐसी सेटिंग्स रखती थी उसमें आप उसको ओपन कर सकते हो। तो इसके अंदर उन्होंने क्या कर दिया, इसके अंदर इन्होंने एक सुंदर सा एक फूल लगा दिया। ठीक है, इसके अंदर एक सुंदर सा फूल लगा दिया। अब बेसिकली आप सोचो, अगर हम इसके अंदर फूल रख देते हैं या नॉर्मली अगर कहीं से लाइट पास ऑन हो रही है, सोचो भाई देखो, कहीं से अगर लाइट पास हो रही है और अगर मैं उस लाइट के सामने कोई ऑब्स्टिकल रख दूं, तो डेफिनेटली उस ऑब्स्टिकल का पीछे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। क्यों इमेज बन रहा है, क्योंकि लाइट सीधे आ रही है और लाइट उस ऑब्स्टिकल को पार नहीं कर पा रही, तो जहां से ऑब्स्टिकल पार, जहां से वो लाइट पास कर जाएगी वहां से तो नहीं, लेकिन जहां से वो पास नहीं कर पाएगी उसका पीछे वो क्या बनवा देगी, शेडो बनवा देगी। सेम काम उन्होंने यूज किया यहां से, क्योंकि कैथोड रे आ रही थी, तो कैथोड रे आएगी तो बीच में हमने फूल रखा, जब ऑब्स्टिकल उसके लिए क्रिएट किया, तो अगर लाइट स्ट्रेट लाइन ट्रेवल कर रही होगी तो वो डेफिनेटली इस फूल का पीछे क्या बनाना चाहिए था, शेडो बनना चाहिए था। और हुआ भी यही कि पीछे उन्होंने देखा कि शेडो बनना स्टार्ट हो गया, तो ये फूल को रख के शेडो का बनने से इन्होंने ये क्लियर किया कि बेसिकली जो लाइट होती है वो ऑलवेज ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट उन्होंने क्लियर कर दिया कि जो लाइट होती है वो ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और वो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो बहुत हाई होती है। These rays travel with straight line with, कॉमा कर लो, with very, with very high
वेलोसिटीज, जो रेस की स्पीड होती है वो बेसिकली बहुत ज्यादा होती है, उनकी वेलोसिटीज बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली आपका 10⁻⁹ से लेके 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड तक की होती है। इनकी वेलोसिटी जो होती है लगभग 10⁹ टू 10⁻10, या कुछ किताबें इसको 11 भी बोलती है। ठीक है, आप इसको 10 भी कह सकते हो, 11 भी कह सकते हो। तो ये लगभग इतनी वेलोसिटीज इनकी होती है, ठीक है, जिनमें ये ट्रेवल करती हैं। ठीक, तो ये शेडो बनने से एक चीजें क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये पहला हो गया। सेकेंड पॉइंट उन्होंने देखा कि ये जो रेज है ये कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही है। तो कैथोड से एनोड की तरफ मूव करने का मतलब होता है मोशन कर रही है, और मोशन करने का मतलब है उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन करने के लिए क्या चाहिए होता है, काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब है कि कैथोड रेज कैथोड रेज possess काइनेटिक एनर्जी। कैथोड रेस के पास काइनेटिक एनर्जी है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 हाफ mv²। ये होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी। तो क्योंकि हमारा जो कैथोड रेस था वो, क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई थी, यहाँ कैथोड रेस जो आ रही थी उसका वोल्टेज ज्यादा, तो उसकी एनर्जी हाई थी, तो बेसिकली कहीं ना कहीं उसकी वेलोसिटी तो हाई थी। तो ठीक है, वेलोसिटी तो हमने उसको कहाँ से दे दिया, वेलोसिटी तो हमने उसको दे दिया वोल्टेज से, क्योंकि हमने वोल्टेज बहुत हाई रखा, वोल्टेज हाई है तो वेलोसिटी तो ऑब्वियसली ज्यादा रहेगी। अब इसमें एक जो टर्निंग पॉइंट आ रहा था, वो टर्निंग पॉइंट ये आ रहा था कि उस कैथोड रेस के पास क्या होता है, कैथोड रेस के पास क्या होता है, कैथोड रेस के पास मास होता है। तो सवाल है कि कैथोड रेस के पास मास होता कितना है, अगर मास है तो होता कितना है। तो ये एक बड़ा क्रूशियल सवाल था कि कितना मास होता है। तो इसको अभी थॉमसन आगे चल के चार्ज बाय मास रेशियो उन्होंने निकाला था, वहां से ये निकला था, तो अभी निकलेगा। बाकी दूसरे प्रॉपर्टीज की आती है कि जो कैथोड रेज होती है वो काइनेटिक एनर्जी को पॉसेस करती है। ठीक, काइनेटिक एनर्जी होती है इनके पास। ठीक, चलो अब आते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। तो थर्ड पॉइंट पे क्या है, हमें इसका चार्ज पता करना था कि ये कैथोड रेस कैसी चार्ज है। तो हमने सुनो क्या कर दिया, हमने एक काम कर दिया, हमने यहाँ पे एक अलग से फिर से हमने एक प्लेट लगाया। ठीक है, एक प्लेट इस तरफ लगाया और एक प्लेट हमने इस तरफ लगाया, एक प्लेट हमने इस तरफ लगाया, और इस प्लेट को हमने एक्सटर्नली इस प्लेट को हमने एक्सटर्नली कनेक्ट कर दिया बाहर। ये एक सेल से पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो हमने एक्सटर्नली कनेक्ट कर दिया। अब देखो हुआ क्या, क्योंकि ये नेगेटिव थी तो ये वाली जो प्लेट थी पूरी, ये प्लेट आपकी कैसी चार्ज हो गई, नेगेटिव, और ये वाली जो पूरी प्लेट थी ये कैसी चार्ज हो गई, पॉजिटिव। ठीक है, तो अब कैथोड रेज जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकला 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 निकला, तो ये जो सारी कैथोड रेज थी ये किधर शिफ्ट होने लगी, ये शिफ्ट होने लगी पॉजिटिव प्लेट की तरफ। इधर शिफ्ट होने लगी पॉजिटिव प्लेट की तरफ। पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्यों शिफ्ट हुई, क्योंकि ये खुद क्या रही होंगी, नेगेटिव रही होंगी ना, तो खुद अगर नेगेटिव होंगी तो ये किधर शिफ्ट होंगी, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ शिफ्ट होंगी। तो ये कैथोड रेज से यहाँ ये क्लियर, इस एक्सपेरिमेंट से ये प्लेट लगाने से क्लियर हो गया कि जो कैथोड रेज होती है वो नेगेटिव चार्ज होती है। वैसे भी आप ऐसे भी आप कर सकते हो कि कैथोड रेज नेगेटिव है तो पूरी नेगेटिव ही रहेगी। ठीक है, तो इस वाले से हमने ये क्लियर किया कि कैथोड, इस वाले से हमने किया कि कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। कौन सा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो हमने एक चीज यहां से क्लियर कर दिया कि जो कैथोड रेज होती है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होती है। ठीक, कोई दिक्कत यहां से? ठीक है, चलो उसके बाद आता है हमारा फोर्थ पॉइंट कि इस कैथोड रेज का नाम जो होता है वो, इसका नाम कैथोड कैथोड रेज रीनेम्ड रीनेम्ड बाय साइंटिस्ट किसने किया था इसको, इसको किया था
स्टोनी ने। कैथोड रेज रीनेम्ड बाय साइंटिस्ट स्टोनी, और इन्होंने उसका नाम क्या रखा था? उसका नाम इन्होंने रखा था इलेक्ट्रॉन। क्या नाम रखा? इलेक्ट्रॉन। तो स्टोनी ने उस कैथोड रे का नाम चेंज करके क्या रख दिया? इलेक्ट्रॉन रख दिया। ठीक है, चलो ये हो गई। उसके बाद आता है आपका फिफ्थ पॉइंट। तो क्योंकि फिफ्थ पॉइंट क्या है, देखो ये बहुत हाई एनर्जी की लाइट निकल रही थी, तो यहाँ पे क्योंकि जिंक सल्फाइड पे ग्लो हो रहा था, मतलब इन्फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हो रहा था, तो कहीं ना कहीं कि कैथोड रेज produces inflorescence on anode side, तो कैथोड रेस था वो इन्फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करता था एनोड के साइड पे। ठीक है, तो एक उन्होंने ये कहा था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक चेक किया कि कैथोड रेज हैव हाई एक्सरे एबिलिटी। कैथोड रे के पास बहुत ज्यादा एक्सरे एबिलिटी थी, मतलब उसकी मेल्टिंग पॉइंट कह सकते हैं आप, बहुत ज्यादा हाई थी। ठीक है, तो ये इन्होंने कुछ पॉइंट्स उन्होंने क्लियर किए थे। ठीक है, उसके बाद ये जो आपका कैथोड रेज होती है ये इंडिपेंडेंट होती है कि आप उसमें कोई भी कैथोड ले सकते हो और किसी भी नेचर का गैस ले सकते हो आप। ठीक है, तो उसके बाद है आपका कैथोड रेज इज इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है ये इसका, पहला इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड का, आप कोई भी इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हो, और दूसरा नेचर ऑफ गैस, आप कोई भी गैस इसमें यूज कर सकते हो। तो कैथोड रेज की डिस्कवरी ये इन दोनों पॉइंट्स पे डिपेंड नहीं करती है कि वो किस पे डिपेंड कर रही है, मतलब इलेक्ट्रोड अगर आप चेंज कर देते हो, गैसेस अगर आप चेंज कर देते हो, तो वो इन पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलो, तो ये वाला पॉइंट देखो। ठीक है, ये कैथोड रेज हो गया। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, कि ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, पहला ये देखो कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट लगाया था, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में आपका ट्रेवल कर रहा है, जो मैंने आपको बताया कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है फ्रॉम कैथोड एट वेरी हाई वेलोसिटी, लगभग 10 to the power 9 to 11 पर सेकेंड, शेडो ऑफ मेटालिक ऑब्जेक्ट लेन इन द पाथ कास्ट ऑन द वॉल अपोजिट द कैथोड। तो ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, प्रोड्यूसर्स अ ग्रीन ग्लो व्हेन स्ट्राइक ऑन द ग्लास वॉल बिहाइंड द एनोड। तो उन्होंने एक चीज क्लियर कर दिया, उन्होंने कलर बता दिया है कि ये जो कलर था, वो जो ग्लो हो रही थी वो ग्रीन कलर की ग्लो हो रही थी। ठीक है, तो इन्होंने एक चीज बता दिया, और इन्होंने देखो लिखा भी है कि जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर वो टकराने के बाद हो रही थी। बाकी दे प्रोड्यूसेस हीट एनर्जी, ऑब्वियस है कोई भी चीज अगर टकराती है तो हीट एनर्जी आपकी प्रोड्यूस ही होगी। ठीक है, विद इट्स कैथोड रेज पोजेस काइनेटिक एनर्जी। और सुने ये क्लियर हो गया कि कैथोड रेज के पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक, डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड व्हेयरएज पास टू द थ्रू इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स, जो मैंने आपको बताया उससे उन्होंने ये पता चल गया कि कैथोड रेज जो होती है वो कैसी चार्ज होती है? नेगेटिव चार्ज होती है। ठीक है, तो ये देखो एक्सपेरिमेंट करके दिखाए ये सारी प्लेट जो होती है वो देखो, क्योंकि नेगेटिव है, ये नेगेटिव है पूरी, तो ये पूरा देखो किधर शिफ्ट हो रहा है? ये पूरा पॉजिटिव की तरफ देखो शिफ्ट हो रहा है। तो पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होने का मतलब है सारी रेज कैसी होंगी? सारी रेज नेगेटिवली होंगी। ठीक है, उसके बाद आता है कैथोड रेज प्रोड्यूसेस एक्सरे। कैथोड रेज एक्सरे भी प्रोड्यूस करता है। अच्छा, कैसे प्रोड्यूस करता है? जब ऐसे किसी मटेरियल पर गिरता है जिसका एटॉमिक मास बहुत ज्यादा हाई हो या उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होगी, तो वो बेसिकली करता है। ठीक है, तो ये चीज हो गया, ये मैंने आपको समझा दिया। चलो, तो उसके बाद एक सवाल अभी भी क्रिएट होता है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे इस वाले पॉइंट में जो इन्होंने लिखा है, इन्होंने देखो लिखा है ये कि द नेचर ऑफ कैथोड रेज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ कैथोड। ठीक है, नेचर ऑफ कैथोड एंड गैस इन द डिस्चार्जिंग ट्यूब।
तो कैथोड पे ये इंडिपेंडेंट होता है और डिस्चार्जिंग ट्यूब पे ये इंडिपेंडेंट होता है, तो ये इस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, समझ आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पे? चलो अब हम उसके बाद चेक करते हैं, क्योंकि हमसे एक चीज कही गई थी यहाँ पे मास, तो हमसे कही गई थी कि कैथोड रे का मास होता कितना है। तो क्योंकि थॉमसन ने बहुत एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, बहुत मेहनत की, बहुत एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया, बट थॉमसन सक्सेसफुल नहीं हो पाए, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन यार वैसे ही बहुत छोटा है, तो इतने छोटे से पार्टिकल को आप कैलकुलेट कर लो, उसका मास कैलकुलेट कर लो, ये थोड़ा सा इजी नहीं है। तो इसीलिए थॉमसन ने कोशिश तो बहुत किया, लेकिन थॉमसन उसका मास नहीं कैलकुलेट कर पाए, बट थॉमसन ने उसका चार्ज बाई मास रेशियो कैलकुलेट कर लिया, चार्ज बाई मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये थॉमसन ने कैलकुलेट कर लिया। और ये थॉमसन ने कैलकुलेट करके सीधे आपको रिजल्ट कमा दिया कि जो चार्ज डिवाइडेड बाई मास, जो चार्ज बाई मास रेशियो की वैल्यू उन्होंने निकाली, वो निकाली 1.75 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलाम पर केजी। ठीक है, चार्ज को क्योंकि इलेक्ट्रॉन का निकाले तो आप बेसिकली ई बोल सकते हो, और एम का मतलब हो गया मास और नीचे सफिक्स में ई, इज इक्वल टू ये वैल्यू निकाली थी 1.75 इंटू 10 टू दी पावर, क्योंकि चार्ज यूनिट होती है आपकी कूला और मास की यूनिट होती है केजी, तो केजी ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव। तो जो थॉमसन ने इतनी मेहनत की, उन्होंने उसका चार्ज बाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाई मास रेशियो उन्होंने कैलकुलेट कर लिया, जिसकी वैल्यू 1.75 इंटू 10 टू दी पावर 11 10 टू दी पावर 11 कूलाम पर केजी, ये थॉमसन ने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, बहुत मेहनत की, उन्होंने कैलकुलेट भी कर लिया। उसके बाद कुछ समय के बाद एक साइंटिस्ट है, ठीक है, एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, दैट इज कॉल्ड ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और इस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था रॉबर्ट मुलिकन ने। रॉबर्ट मुलिकन ने, और रॉबर्ट मुलिकन ने इस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से एक बहुत बढ़िया चीज पता कर लिया, जो कि बहुत काम आया हमारे, और आगे चल के भी वो चीजें हमारी काम आई। और उन्होंने क्या पता किया? रॉबर्ट मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से पता किया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो आपने 10th क्लास में यूज किया होगा। अच्छा, कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। तो ये इन्होंने यहां से पता कर लिया। अब देखो, ये आपके सिलेबस में नहीं है कि ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ठीक है, तो इसकी चिंता मत करो, नॉट इन सिलेबस, ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, कि ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या होता है, बस नाम याद रखना कि ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट रॉबर्ट मुलिकन ने परफॉर्म किया था, और जो चार्ज उन्होंने कैलकुलेट करके निकाला था वो आया था 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, जो कि आप बेसिकली बहुत ज्यादा यूज करते हो। ठीक है, 10th में आपने बहुत यूज किया होगा, तो ये उन्होंने निकाल लिया। ठीक है, मतलब आपका E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। तो ये निकाल लिया मिलिकन ने। ठीक है, ये निकाल लिया मिलिकन। अब जरा पीछे चेक करो, थॉमसन ने निकाला रेशियो और मिलिकन ने निकाला ई। तो अगर हम उस ई की वैल्यू ला के यहाँ पे पुट कर दें, ये जो आपका, इसको अगर हम इक्वेशन 1 मान ले, और इस इक्वेशन 1 में अगर हम उस मिलिकन की जो वैल्यू आई थी उसको अगर हम यहाँ हम पुट कर दे, तो क्या हमें कुछ मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। तो हमने क्या है, वो जो थॉमसन की वैल्यू थी हमारे पास, कौन सी वैल्यू थी? थॉमसन की वैल्यू आई थी ई बाई एम ई इज इक्वल टू 1.75 इंटू 10 टू दी पावर 11 कूलाम पर केजी, ये आई थी। और इस ई की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे इसको, तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई, ये आएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.75 इंटू 10 टू दी पावर 11 कूलाम पर केजी। ठीक है, और ये भी कूलाम आपका आएगा, तो ये कूलाम से कूलाम आपका क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ये आपका नीचे आ जाएगा और ये आपका ऊपर आ जाएगा। तो ये बेसिकली हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई 1.75 इंटू 10 टू द पावर 11। केजी नीचे से ऊपर चला जाएगा तो केजी पॉजिटिव।
ठीक है। अब इस जब इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो यहां से हमने इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट कर लिया, मतलब थॉमसन के चार्ज बाय मास रेशियो से और मिलिकन के ऑर्डर ऑफ एक्सपेरिमेंट से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, चार्ज बाय मास रेशियो कैलकुलेट कर लिया, सॉरी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लिया। कोई दिक्कत हुई इसमें कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ, उसकी प्रॉपर्टीज क्या की थी और क्या क्या कैसे कैसे हमने कैलकुलेट किया, चार्ज बाय मास रेशियो निकाला, क्योंकि हम मास ही निकालने गए थे बट क्योंकि बहुत छोटा पार्टिकल था तो थॉमसन मास ना निकाल के उसका चार्ज बाय मास रेशियो निकाल। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो हम समराइज कर लेते हैं, अभी तक हमने जितना पढ़ा हम उसको समराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बेसिकली चैप्टर में क्या पढ़ा, चैप्टर में हमने पढ़ा कि हमारे पास एटम होता है, ठीक है, किसी भी मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको हम बेसिकली एटम बोलते हैं। और उसके बाद इस एटम के ऊपर डाल्टन ने थ्योरी प्रपोज की, उस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, कुछ थ्योरी उन्होंने प्रपोज की, उन्होंने कुछ में कुछ पॉइंट्स बोले थे, क्या बोले थे कि एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल नोन एज एटम। सेम एलिमेंट के जो एटम होते हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी शेप साइज सेम होती है, डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनकी फिजिकल केमिकल शेप एंड साइज डिफरेंट होती है। ठीक है, दो और दो से ज्यादा एटम आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनते हैं। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, भाई इस पॉइंट को याद रखना कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, बहुत ज्यादा कम अभी आगे लगेगा। ठीक है, और एक उन्होंने लास्ट पॉइंट बोला था कि एटम आर अनडिविजिबल, एटम आर इनडिविजिबल, जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया था आगे चल के। तो ये बात याद रखना कि इनकी थ्योरी गलत नहीं है, थ्योरी गलत नहीं हुई है, पॉइंट बस एक वायलेट कर गया है, लेकिन उस टाइम के हिसाब से वो थ्योरी एकदम सही थी, बस पॉइंट वायलेट कर गया थोड़ा सा। ठीक है, बाद में आगे चल के हमारा एटम जो होता है वो कई पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, डिवाइड किया गया हमारे एटम को। तो जो हमारा एटम था इसके अंदर कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स हमें मिले। ठीक है, जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन मिला, प्रोटॉन मिला और हमें हमारा न्यूट्रॉन मिला। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव था, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव था और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, दैट इज आपका न्यूट्रल था। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने कैथोड एक्सपेरिमेंट से की, प्रोटॉन की डिस्कवरी अर्नेस्ट गोल्डस्टीन ने की, वो भी अगर आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बेसिकली जेम्स चैडविक ने की। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक कोई दिक्कत किसी में? ठीक है, तो चलो उसके बाद फिर मैंने कहा कि कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसके लिए डिस्चार्जिंग ट्यूब ली गई, दो मेटल के रॉड्स ले गए, उनको टेम्परेचर हाई रखा गया, वोल्टेज हाई रखा गया, प्रेशर लो रखा गया। एक बात याद रखना, ठीक है, एक बात याद रखना, जो पूछा जाएगा आपके पेपर में वो पूछा यही जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करते समय, ठीक है, नहीं लिखा यहाँ पे, चलो यहाँ लिख लो कहीं पे, ठीक है, यहाँ पे आप लिख लो कि इस इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करते समय जो प्रेशर था वो लो था, लो प्रेशर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। अच्छा, कितना प्रेशर लगे? तो लगभग 10⁻⁻⁴ एटीएम। और जो वोल्टेज था वो आपका हाई था, हाई वोल्टेज, और अप्रोक्सीमेटली ये 10K वोल्ट था ये। तो ये दोनों याद रखिएगा कि ये दोनों पॉइंट्स बेसिकली किसके किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट्स आपका किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट याद रखिएगा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करते समय प्रेशर लो चाहिए और वोल्टेज आपका हाई चाहिए। ठीक है, तो ये सब मैंने समझा दिया। उसके बाद मैंने आपको प्रॉपर्टी समझा दी, अच्छा इसमें से कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप पूछ लेना। ठीक है, फिर मैंने आपको प्रॉपर्टी समझा दी, किसमें किसकी कैथोड रेस की प्रॉपर्टी क्या होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कैथोड रेज इंडिपेंडेंट होता है। फिर क्योंकि थॉमसन ने ही चार्ज बाई मास रेशियो निकाला उसका, क्योंकि वो चार्ज मास नहीं निकाल पाए थे तो उन्होंने चार्ज बाई मास रेशियो निकाला, जिसकी वैल्यू 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी आया। कुछ टाइम के बाद ऑर्डर ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसको रॉबर्ट मिलिकन ने परफॉर्म किया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला जिसको आप क्लस्टर में यूज किए हो। अब मिलिकन की जो वैल्यू आई थी उसमें हमने उस चार्ज की वैल्यू पुट कर दी, यहां से m सॉल्व करके हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई प्रॉब्लम? चलो, तो कोई भी दिक्कत होगी तो आप जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी या कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि अभी तक, तो देखो मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट किया हूँ और आप भी जो एकदम बेसिक से शुरू करो, रेगुलर स्टडी करते रहो। कोई दिक्कत हो अगर आपको तो आप जरूर पूछना। ठीक है, क्योंकि अभी आप क्लास 11th में गए हो, अभी आपका जस्ट ये स्टार्टिंग फेज है, बहुत ज्यादा लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि एज इट इज फर्स्ट ईयर हमारा लास्ट ईयर हो जाता है, बट कभी कभी यही फर्स्ट ईयर हमारा लास्ट ईयर भी हो जाता है।
फर्स्ट ईयर इज नॉट अ रेस्ट ईयर, फर्स्ट ईयर इज लास्ट ईयर बन सकता है आपके लिए। करंटली आप सिचुएशन देख रहे हो कि बोर्ड का पेपर कैसा आ रहा है, नीट का पेपर कैसा हो रहा है, पेपर भी लीक हो गया है, ऐसा सुनने में है। री नीट होने वाला है 2021 में, होने सॉरी 21 जून को हमारा होगा फिर से री नीट वाला पेपर। तो आप उसमें पेपर अभी जो करंटली पेपर गए हैं ना, उसमें आप ये थोड़ा सा मैच डाउन कर लो कि कितने क्वेश्चंस हमारे इसी चैप्टर से आए हैं, इसी चैप्टर से हमारे आए हैं। तो कहीं ना कहीं आप जुड़े रहो, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नीट के यहाँ लेक्चर से आपको मिल जाएंगे। कंसिस्टेंसी रखो, कंसिस्टेंटली पढ़ोगे तो काम हो जाएगा। और अगर छोड़ छोड़ के पढ़ोगे, कहीं पढ़ा नहीं पढ़ा, 2-3 घंटा ही पढ़ो बट रोज पढ़ो, ठीक है। तो बाकी कोई दिक्कत होगी आपको तो बताना, ठीक है। और पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।